हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर। इस वीडियो में आपको टाइफाइड रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाइफाइड फीवर इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर। इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है क्योंकि टाइफाइड फीवर में स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटेरिक भी कहते हैं। ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट। टाइफाइड फीवर का ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट से होता है। ह्यूमंस आर द ओनली रिजर्वियर। ये बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर ही लिव और ग्रो करता है। एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन पास द बैक्टीरिया आउट ऑफ देयर बॉडी इन देयर स्टूल और लेस कॉमनली इन देयर यूरिन। एक टाइफाइड फीवर का जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है वो ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी से स्टूल में पास करता है और बहुत कम चांस होते हैं कि ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी से यूरिन के साथ निकलता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और जब इस इन्फेक्टेड स्टूल से वो बैक्टीरिया फ्लाइज या मॉस्किटो के जरिए जाके फूड और वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, और जब इस इन्फेक्टेड फूड और वाटर को कोई पर्सन इनटेक करता है तो ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। नाउ कम्स रिस्क फैक्टर। किसमें ज़्यादा रिस्क होता है? चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट। क्योंकि चिल्ड्रंस और यंग्स में क्या होता है कि उनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है और फुली डेवलप नहीं होता। पुअर इन्वायरमेंटल हाइजीन। जब हमारे आसपास को जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सफाई नहीं होती वहाँ और गंदगी होती है, उसमें टाइफाइड के ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। जब एक व्यक्ति लंबे टाइम से बीमार होता है तो उसका भी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक हो जाती है। एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि स्टमक के अंदर एसिड ख़त्म हो जाता है। अब स्टमक के एसिड का काम क्या होता है कि वो जो साल्मोनेला हम इंजेस्ट करते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जब एसिड ही ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे साल्मोनेला को डेवलप होने के चांस मिल जाते हैं। और ये किस कंडीशन में होता है? ज़्यादातर जब लोग एंटासिड लेते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। रिड्यूस्ड इंटेस्टिनल फ्लोरा ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। जब एंटीबायोटिक्स को लगातार ज़्यादा यूज़ करने से हमारा इंटेस्टिनल फ्लोरा कम हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टिनल फ्लोरा एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है जो लीथल होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया के लिए, और इसलिए इंटेस्टिनल फ्लोरा कम होने से वहाँ पे बैक्टीरिया के ग्रो करने के ज़्यादा चांस होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड। इंजेस्ट कॉन्टामिनेटेड फूड। सबसे पहले इन्फेक्टेड फूड इंजेस्ट हुआ, देन इंजेस्टेड बेसिलाई इन्वेड स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोजा। उसके बाद वो इंजेस्टेड बैक्टीरिया जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में, देन टेकन अप बाय मैक्रोफेजेस एंड ट्रांसपोर्ट टू द रीजनल लिम्फ नोड्स। उसके बाद वो मैक्रोफेजेस उसको लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं रीजनल लिम्फ नोड के पास। देन एस टाइफाई मल्टीप्लाई इन इंटेस्टिनल लिम्फोइड टिश्यू। उसके बाद लिम्फोइड टिश्यू के अंदर वो जाके मल्टीप्लाई करते हैं यानी ग्रो करते हैं। उसके बाद इंटैक्ट विद इंटेरोसाइट एंड एम सेल्स दैट इज़ इलियल पेयर्स पैच। उसके बाद वो बैक्टीरिया जाके इंटैक्ट होता है इंटेरोसाइट और एम सेल जो पेयर पेचेस को बनाते हैं डूरिंग 1 to 3rd वीक ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। यानी जो इंक्यूबेशन पीरियड का पहले से और तीसरा हफ्ता होता है उसके बीच ये सब कुछ होता है, और जब उसके बाद सिम्टम्स निकलता है डायरिया। उसके बाद क्या होता है कि एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जब सिम्टम्स दिखाई दे गया इंक्यूबेशन पीरियड के बाद क्या होता है, बेसिलाई इंटर ब्लड स्ट्रीम। जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड के अंदर चला जाता है और बैक्टीरिया का फेज़ आ जाता है। उसके बाद से ही सारे सिम्टम्स टाइफाइड के दिखने लग जाते हैं। बैक्टीरिया इन्वेड द गॉल ब्लैडर, बाइलरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ बॉवल एंड मल्टीप्लाई इन हायर नंबर। उसके बाद बैक्टीरिया ब्लड से जाता है गॉल ब्लैडर में, बाइलियरी सिस्टम में और लिम्फोइड टिश्यू ऑफ बाउल में, और उसके बाद वो जाके वहाँ बहुत ज़्यादा हाई नंबर में ग्रो करता है और देन पास इनटू इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी उसके बाद हमारे स्टूल में वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 7 to 14 डेज़। जो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 14 दिन होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है कि जब हमारा फर्स्ट एक्सपोजर होता है ऑर्गेनिज्म का, और उसके बाद से जब तक फर्स्ट सिम्टम्स दिखाई देता है डिसीज़ का, उसके बीच का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। स्टेप लैडर फीवर। टाइफाइड में जो फीवर आता है वो स्टेप लैडर पैटर्न का होता है, यानी कि थ्रू आउट द डे फीवर है वो बढ़ता है,
और मॉर्निंग आते आते वो कम हो जाता है। हेडेक होता है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, पी सूप स्टूल डायरिया, यानी जो टाइफाइड में डायरिया होता है वो पी सूप स्टूल आता है उसमें, यानी जो स्टूल होता है वो ग्रीनिश कलर और ऑफेंसिव स्मेल का होता है। रोज स्पॉट ऑन अपर एब्डोमेन, बैक एंड चेस्ट, रोज स्पॉट्स दिखाई देते हैं एब्डोमेन, बैक और चेस्ट में। रोज स्पॉट मोस्टली सेकेंड वीक में दिखाई देते हैं। और रोज स्पॉट क्या होता है, 2 to 4 mm इन डायमीटर होता है, जो कि प्रेशर देने पर डिसअपेयर हो जाते हैं या फीके पड़ जाते हैं, ब्लांच हो जाते हैं, और जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज़ करते हैं वो रीअपेयर हो जाते हैं। कफ यानी हल्का ड्राई कफ हो जाती है। एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन, पेट में दर्द और पेट में फुलावट आ जाती है। नाउ कम्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है? हेमरेज, यानी एब्डोमिनल हेमरेज हो जाती है, जिसके सिम्टम्स होते हैं कि जो स्टूल होता है वो ब्लैक कलर का आता है, डायरिया हो जाता है, टैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। इंटरस्टिशनल परफोरेशन, ये नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, और एब्डोमिनल रिजिडिटी आ जाती है, यानी हार्डनेस हो जाती है, डिस्टेंशन हो जाता है एब्डोमेन का। Chronic carrier state. Chronic carriers are those who excrete Salmonella organism in their feces for at least 1 year. Chronic carriers हम उनको बोलते हैं जो अपने स्टूल में डिजीज़ होने के बाद के 1 साल तक भी साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म को एक्सक्रीट करते हैं। दिस स्टेट इज़ एसिम्टोमेटिक, इस स्टेज में डिजीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं होते। पेशेंट विद बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज़, इसमें ज़्यादातर वो पेशेंट कैरियर होते हैं जिनको कोई भी बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज़ होती है, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड की इन्वेस्टिगेशंस कैसे की जाती हैं? सबसे पहले आता है कल्चर, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर। इसमें भी ब्लड एंड स्टूल कल्चर ज़्यादा रिलायबल होता है। टाइफी डॉट भी यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड विडाल टेस्ट, जो विडाल टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है और सबसे ज़्यादा किया जाता है विडाल टेस्ट। लेकिन विडाल टेस्ट की कुछ ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस क्या है कि विडाल टेस्ट है जो वो टाइफाइड को 2nd या 3rd वीक में डायग्नोज करता है। एंड इसके सम ड्रॉबैक्स ये हैं कि जो एंडेमिक एरिया है जहाँ पे टाइफाइड ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पे नेगेटिव केसेस में भी विडाल टेस्ट को पॉजिटिव शो कर देता है। तो इसलिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को टाइफाइड है, और अगर विडाल टेस्ट नेगेटिव शो कर रहा है उसका भी ये मतलब नहीं होता कि टाइफाइड नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, जनरल मेजर्स, कुछ खास बातें जिनका ख्याल रखना चाहिए। कंप्लीट बेड रेस्ट, टाइफाइड के पेशेंट को फुल बेड रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग कम रेस्ट करते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डाइट कैसी होनी चाहिए पेशेंट की? सेमी सॉलिड डाइट इन फर्स्ट वीक, देन हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट इसलिए ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारे ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। गुड नर्सिंग केयर, जो नर्सिंग केयर है पेशेंट की वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसके जो वाइटल साइंस है उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका जो एक्सक्रीटा है और बेडशीट वगैरह है उनका डिसइंफेक्शन करते रहना चाहिए। एंटीबायोटिक्स फॉर फीवर्स एंड बॉडी एक्स, फीवर और बॉडी पेन के लिए हमें मेडिसिन्स लेते रहनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स होता है टाइफाइड के लिए वो लगभग 2 वीक्स का कोर्स होता है। इसमें जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं वो होती हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिफेलोस्पोरिन्स फर्स्ट लाइन्स ऑफ ड्रग्स हो गई हैं। सिफिक्सिम्स, एक छोटी सी टैबलेट आती है सिफिक्सिम। इंजेक्शंस सेफ्ट्रिएक्सोन, इंजेक्शन का एंटीबायोटिक्स हम उसमें यूज़ करते हैं जब पेशेंट ऑरली नहीं ले पा रहा है टैबलेट, या फिर उसको वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। रिलैप्स यानी टाइफाइड का रिकरेंस जो होती है वो कब हो जाती है कि जब हम जो हमारा एंटीबायोटिक्स का कोर्स है वो कंप्लीट नहीं करते, तो टाइफाइड के दोबारा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नाउ कम्स प्रिवेंशन, टाइफाइड से बचाव के क्या क्या उपाय हैं? मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन, हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का और आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। यूज़ बॉइल्ड वाटर, जहाँ पे एंडेमिक एरिया है यानी कि जहाँ पे टाइफाइड के केसेस काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे हमेशा बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए। वैक्सीन्स,
यहाँ 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं टाइफाइड के लिए, ओरल वैक्सीन एंड इंजेक्टेबल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन 4 डोजेस 1 टैबलेट ऑन अल्टरनेट डे। ओरल वैक्सीन में 4 डोजेस होती हैं, जिसमें एक टैबलेट हमें एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी होती है, यानी 4 टैबलेट होती हैं। रिपीटेड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ये हर 5 साल में रिपीट करनी पड़ती है ओरल वैक्सीन को। कैन बी गिवन पीपल मोर देन 6 ईयर्स, जिस भी लोगों की 6 साल से एज ज़्यादा है उन सभी को हम ओरल वैक्सीन दे सकते हैं। अब आती है इंजेक्टेबल वैक्सीन। रिपीटेड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ये हमें हर 2 साल के बाद रिपीट करनी होती है। कैन बी गिवन टू पीपल मोर देन 2 ईयर्स एज, यानी जो भी 2 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे हैं उनको ये दी जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।